हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो को जे थॉमसन ने 1897 में वो मालूम कर दिया, एग्जैक्ट चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उस टाइम ना तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मालूम कर सकता था ना इलेक्ट्रॉन के मास को। लेकिन इसके लिए चार्ज टू मास रेशो जब मालूम हो गया तो फिर लेटर ऑन मेलिकान ने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसके ज़रिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डिस्कवर किया और एग्जैक्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज टू मास रेशो को कंपेयर करके फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मालूम किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने के लिए जे थॉमसन ने एक स्पेशली डिजाइंड ट्यूब लिया। एक ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको आप देख रहे हैं, इसकी डिजाइनेशन कुछ इस तरह थी कि एक तरफ इसमें अगर आप ये देख रहे हैं, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड and connected to a high voltage बैटरी। अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर वर्किंग पढ़ते हैं, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं और हम दो मेथड्स आपको आज डिस्कस करेंगे कि दो तरीकों से आप चार्ज टू मास रेशो वो किस तरह मालूम करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का वो पता चले। तो चलिए, तो ये जो एनोड है और ये कैथोड है, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, ये आप देख रहे हैं। एनोड में एक पोर है एक किस्म का, यहाँ पर एक स्लिट लगा होता है मेटालिक, और इसमें भी एक पोर होता है ताकि यहाँ से जो कैथोड रेज आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ताकि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में, वो सीधे डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन को वो ओरिएंट करे। यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन ये स्ट्राइक करता है तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। तो इस वजह से जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो इस स्ट्राइकिंग की वजह से ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट P1 है फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन ये स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी तरह ये इस ट्यूब की कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में एक लगा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये पोटेंशियल अप्लाई की गई है यहाँ पर, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पॉजिटिव प्लेट एक तरफ और नेगेटिव प्लेट दूसरी तरफ। इसके अलावा ये जो इस ट्यूब के आउटसाइड यहाँ पर लगा होता है एक मैग्नेट। ये मैं मैग्नेट बना रहा हूं फॉर एग्जांपल, ये आउटसाइड है, ये इस तरफ है, नॉर्थ साउथ इस तरह। तो ये इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है। अब होता क्या है, जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्लिट से जब निकलते हैं और सीधे डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर लगते हैं। तो फिर उसने क्या किया कि जब ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने यहाँ पर बनाई है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों उस टाइम ये दोनों फील्ड जो है ये ऑफ थे। फिर क्या किया गया कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को वो ऑन किया गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बंद था, मैग्नेटिक जो सोर्स था वो बंद था। तो क्या हुआ कि चूंकि कैथोड रेज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एज ए रिजल्ट दे स्ट्राइक एट सर्टन पॉइंट एट पॉइंट P2, क्योंकि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी वजह से, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से ये बेंड हो रहे थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो ये पॉइंट P2 पर स्ट्राइक कर रहे थे
इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये पॉइंट P1 जो है इन द एब्सेंस ऑफ बोथ फील्ड्स, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया, मैग्नेटिक सोर्स को वो ऑन कर दिया। सो मैग्नेटिक सोर्स को जब उसने ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने ये पढ़ी होगी कि जब भी कोई चार्ज बॉडी वो मूव करती है और एंटर होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर होती है, तो एज ए रिजल्ट ये रोटेट होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरह आप देख लें, दिस इज ये जो मेरी ये उंगली है, अगर इसको आप देखें, अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल जो चार्ज बॉडी है जो मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन से अगर चार्ज बॉडी वो सीधी यहाँ पर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड में वो बेंड हो रही है, तो वो इस तरह वो रोटेट करना शुरू कर देगी। तो मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो एज ए रिजल्ट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बेंड हो रहा था एट राइट एंगल, और सर्टन पॉइंट जिसको P3 कहा गया, इस P3 पर ये स्ट्राइक कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे, अब इसका मकसद क्या था जे थॉमसन का? जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशो वो मालूम करना चाहता था इस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके। किस तरह? फॉर एग्जांपल जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो मैंने आपको बात बताई कि फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन लेकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, अगर ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, ये इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, तो ये जब यहाँ पर एंटर होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पर डायरेक्शन जो है फोर्स की वो इस तरह होगी, एज ए रिजल्ट ये बेंड होगा, हर पॉइंट पर इस पर फोर्स लगेगी, एज ए रिजल्ट ये इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है वेलोसिटी की, तो फोर्स इस पर यहाँ पर लगेगा, इसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो फोर्स इनवर्ड हर पॉइंट पर। तो मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड इसको बेंड कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में ये बेंड हो रहा है इस तरह 90 एंगल के साथ। तो जब अब यहाँ पर आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इसको इस तरफ वो बेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ बेंड कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं कम करूं, दोनों को मैं ऑन करूं और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट कर लूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अगेन इस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करें अगेन। अब किस तरह? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऑन किया, ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने से ये इस डायरेक्शन में आएगा। अब डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड वो कितना स्ट्रांगर है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर है तो उसको नीचे ले आएगा इस ओरिजिनल पॉइंट से, अगर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करके समहाउ मैं इस एबल हो जाऊँ कि ये इस पॉइंट पर दोबारा जो है ये स्ट्राइक करे, सो एट दिस पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो दोनों बराबर हो जाएंगे, और यहां से हम कैलकुलेट करके चार्ज टू मास रेशो वो मालूम कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, चलो दूसरे तरीकों को भी बाद में वो डिस्कस करते हैं, पहले इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो जे थॉमसन ने जो स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन किया था उसका मकसद ही यही था
कि वो चाहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक ही पॉइंट पर ले आए, वो बराबर करें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को, और फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेशंस करके उससे चार्ज टू मास रेशो वो मालूम करें। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर इसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर इसको इन पॉइंट्स को ज़हन में रखें कि आपको याद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमारे पास इक्वेशन है कि एफ एम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, वेयर क्यू इज द चार्ज, v is the velocity of the electron, b is the field strength। अब अगर v क्रॉस b है, इसको सॉल्व करके मैं क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा। अब हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई बॉडी वो एंटर होती है, चार्ज बॉडी, तो वो इसको राइट एंगल पर बेंड करता है। अब राइट एंगल इज इक्वल टू 90 और हमें पता है कि साइन 90 वो बराबर होता है 1 के। तो इसकी जगह मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूं कि एफ एम इक्वल्स टू ई वी बी, वेयर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्यों की जगह मैंने लिखा, और वी बी साइन थीटा, मतलब वी बी साइन 90 और साइन 90 1 के बराबर होता है, तो एफ एम इक्वल टू ई वी बी। अब यहां पर आप देखें कि हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में ये जो चार्ज बॉडी है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरह। अब सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी जो है वो मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो इस पर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to mv square divided by r, where m is the mass, v is the velocity and r is the radius of the circle। अब देखें, the centripetal force, this centripetal force is provided by this magnetic force। ये जो मैग्नेट में जब कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज बॉडी वो आ रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर हो रही है, वो इसको सर्कुलर पाथ में कंपेल कर रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रही है, ये इसको सर्कुलर पाथ में कंपेल करती है, और जो फोर्स लगती है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में वो कंपेल करती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एफ सी इक्वल एफ एम, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों जो है ये बराबर है, या फिर दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखें। सो ई वी बी इक्वल्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ई बाई एम के लिए आप अरेंज करें ई बाई एम, एम इस तरफ आ जाएगा, ये एक वी और ये स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएंगे, और मेरे पास आ जाएगा वी डिवाइडेड बाई बी आर, इस तरह आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर मसला ये है कि चार्ज टू मास रेशो के लिए हमें पता होना चाहिए रेडियस का और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन तो दिखता नहीं है, तो इसका जो सर्कल ये बना रहा है उसके रेडियस को हम किस तरह मालूम करेंगे? तो रेडियस को हम दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। एक तो ये कि पीछे वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा आ रहा है और यहाँ पर बैंड हो रहा है इस तरह, तो यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम मालूम कर सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है। एक तो सिंपल ये तरीका है। दूसरा ये कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है इसमें हम ले ले हाइड्रोजन गैस को, तो जब हाइड्रोजन गैस को हम लेते हैं लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो हाइड्रोजन गैस के एटम
के मॉलिक्यूल्स के साथ डेफिनेटली ये कोलाइड करेंगे। एज ए रिजल्ट इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की हायर एनर्जी लेवल में एक्साइटेशन होगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा जो है लो एनर्जी लेवल में आएंगे, एज ए रिजल्ट ये एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये जो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसका कलर होता है ब्लू। तो जब ब्लू कलर होता है तो वो ब्लू कलर हमें इस तरह दिखता है कि जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरता है वहाँ वहाँ से ब्लू कलर होता है, क्योंकि वहाँ वहाँ पर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी। तो उसको वो मीटर के ज़रिए हम कैलकुलेट करेंगे कि इस तरह ये सर्कुलर पाथ में, और इसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो राउंड किस्म का वो होता है, जिसको लेते हैं और इसमें इस तरह बाकायदा जो है वो उसको नज़र आता है। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मसला यहाँ पर ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मसला है कि इसको हम किस तरह मालूम करेंगे। बी तो फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम दो किस्म के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पहली जो कैलकुलेशन है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स को हमने पढ़ा कि एफ एम इक्वल्स ई वी बी यहाँ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो बराबर होता है कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई। कैपिटल ई क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये कि पोटेंशियल अप्लाइड जितना आपने कितना लिया हुआ है, कितने पोटेंशियल 5000 वोल्ट्स कितना लिया हुआ है, तो कितनी इसकी पोटेंशियल है। और ई जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखिए इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास आ जाएगा इस तरह कि एफ ई एफ एम, या फिर मैं लिख सकता हूं ई वी बी इक्वल्स ई ई। यहाँ पर ये ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो v के लिए इसको अरेंज करें तो मेरे पास आ जाएगा e डिवाइडेड बाई b। इस वैल्यू को, इस v की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट अप करें, आपके पास आ जाएगा e बाई एम इक्वल्स e डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आर। तो अभी यहाँ से हमारा ये मसला हल हो गया कि e जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो अप्लाइड है, हमें पता होगा कि कितना अप्लाई किया गया है, और आर जो है रेडियस है। रेडियस के बारे में मैंने आपको बात बताई कि एक तो हम इसको हाइड्रोजन गैस यूज़ करके जहाँ से सर्कुलर पाथ से फिर रेडियस मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम रेडियस को वो मालूम कर सकते हैं कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर कहाँ पर ये स्ट्राइक हो रहा है, और ये जो ट्यूब होता है इसकी डायमेंशन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से हम फिर मालूम कर सकते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिक जो इसका रेडियस है वो आएगा, क्योंकि लार्जर ट्यूब जो होगा, लार्जर डायमेंशन अगर होगी तो रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, अगर शॉर्टर डायमेंशन है तो वो फिर कम होगा। ओके, इसके अलावा दूसरे मेथड से भी हम इसको वो मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी equals the energy gained by electron due to applied potential। अब जो पोटेंशियल आपने अप्लाई की है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है, तो इसकी वजह से इसको वो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू डॉट वी। ये वी को थोड़ा सा मैं कैपिटल लिखूँ, वेयर वी इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड क्यू इज द चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का है तो हम ई लिखेंगे, और अप्लाइड वोल्टेज, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितनी ज़्यादा अप्लाइड वो फील्ड होगी, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी।
डिपेंड्स अपॉन इट्स चार्ज। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि इट इज इक्वल टू हाफ mv², और क्यों इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E और V। इस तरह इस V को मैं कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी वाले V से आप फिर कंफ्यूज ना हो। अब देखिए v² के लिए इसको ये v², ये V वेलोसिटी वाला V है, ये पोटेंशियल वाला है, अप्लाइड पोटेंशियल। v² के लिए इसको अरेंज करते हैं, v² इक्वल्स टू, क्योंकि वेलोसिटी को हमने एलिमिनेट करना है यहाँ पर, तो वेलोसिटी को हम एलिमिनेट करेंगे तभी जब इसके लिए हम इसको अरेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2E कैपिटल V डिवाइडेड बाई और m। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर को मैं इसलिए ख़त्म करूंगा कि इसको मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर ए में पुट अप करना है। अब देखिए इस स्क्वायर को मैं ख़त्म करूंगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेके मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और v विल बी इक्वल टू 2EV डिवाइडेड बाई m। Now, by putting this value in this equation, अब देखिए क्या होगा, E by m equals V की जगह आ जाएगा अंडर द रूट 2EV डिवाइडेड बाई m और डिवाइडेड बाई BR, इसका अपना यहाँ पर आ जाएगा BR। या फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि E by m दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ, इसका भी स्क्वायर ले लूँ और 2EV डिवाइडेड बाई m BR, इस तरफ का मैं स्क्वायर ले लूँ। सो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। E बाई m होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2EV बाई m डिवाइडेड बाई B² R²। या फिर यहाँ पर भी E बाई m है, यहाँ पर 2E बाई m है, तो एक ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा E बाई m इक्वल टू 2EV डिवाइडेड बाई B² R²। अब देखिए ये दो इक्वेशंस है, या फिर इस इक्वेशन में वैल्यूज आप पुट करें या फिर इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करें, दोनों में वैल्यूज वो पुट करने से आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। अक्सर पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि 1 केजी में कितने कूलम चार्ज होता है, तो 1.7588 इंटू 10 पावर 11, और इसके साथ आप माइनस लिखे तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो माइनस होता है। बाज़ औक़ात आपसे इस तरह पूछते हैं, ये तो हो गया आपका E बाई m, बाज़ औक़ात आपसे इस तरह पूछते हैं कि m बाई ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको आप उल्टा करके वो लिख ले, तो m बाई वी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं आपके पास आता है 5.686 इंटू 10 पावर -12, और ये केजी ऊपर चला जाएगा और ये कूलम इस तरफ, सो केजी पर कूलम, माइनस में नहीं डिवीजन में ऑलरेडी। तो इसको याद रखें, अक्सर पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है मास टू चार्ज रेशो। सो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जे थॉमसन ने वो मालूम की, दोनों मेथड से आप कर ले, दोनों मेथड्स ही ठीक है। और इसके बाद जे थॉमसन ने बहुत ही फेमिलियर जो मॉडल था एटम का वो पेश किया जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जे थॉमसन ने जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था, अगरचे डाल्टन ने पहला मॉडल एटम का पेश किया था, लेकिन जे थॉमसन के मॉडल को पहला मॉडल वो कंसिडर किया जाता है एटम के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस वो पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी वो कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।